हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे बीचेस का देश कहा जाता है। ये देश दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है और इसके साथ ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट को कवर करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। पृथ्वी पर मौजूद टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन के बीच पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन देश है जिसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, तस्मेनिया के आइलैंड्स और कई छोटे छोटे आइलैंड्स शामिल हैं। इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े हिस्से को रेन थर्स्टी कहा जाता है। इसके साथ ही केवल 4% भूमि पर खेती होती है और यहाँ कई अनोखी वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से एक एग्रीकल्चरल और पैस्टोरल कंट्री रहा है, लेकिन अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। साथ ही अधिकांश पॉपुलेशन ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। इस देश के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को सुनते हुए आपके मन में अनेक प्रश्न आए होंगे, जैसे कि क्यों ऑस्ट्रेलिया को रेन थर्स्टी बोला जाता है? यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन और लाइफ दुनिया के बाकी हिस्सों से कैसे अलग है? पॉपुलेशन केवल कुछ क्षेत्रों में ही क्यों केंद्रित है? यहाँ के लोगों ने अपने लैंड और वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया है? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। ज्योग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया 9 डिग्री और 44 डिग्री लैटिट्यूड साउथ और 112 डिग्री और 154 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच स्थित है। 76 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया रीजन में सबसे बड़ा देश है, जिसे फ्लैटेस्ट और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, यहाँ का मौसम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल विपरीत है। ऑस्ट्रेलिया रीजन को 3 फिजिकल डिविजन्स में विभाजित किया जा सकता है। वो 3 डिविजन्स हैं द वेस्टर्न प्लेटो, द ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड द सेंट्रल लोलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट एक बहुत बड़ा प्लेटो है जो कि कॉन्टिनेंट का लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है। अधिकांश प्लेटो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया है, जिसे आमतौर पर आउटबैक के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से फ्लैट है और छोटे छोटे श्रब्स यानी कि झाड़ियों से ढका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेटो इंडिया के डेक्कन प्लेटो के जैसे ओल्ड रॉक से बनी हुई हैं, जो आयरन ओर और गोल्ड जैसे मिनरल से समृद्ध हैं। दूसरी तरफ ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट के समानांतर स्थित हैं। वो नॉर्थ में ट्रॉपिकल केप यॉर्क पेनिनसुला से लेकर साउथ में बैस स्ट्रेट तक फैले हुए हैं, जिसका सदर्न एक्सटेंशन तस्मेनिया तक और वेस्टर्न एक्सटेंशन वेस्ट विक्टोरिया तक फैला हुआ है। इसके साथ ही ईस्टर्न हाईलैंड्स ऊंचे प्लेटोज की एक लंबी चेन बनाते हैं, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के रूप में जाना जाता है। इसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरा भी कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कई माउंटेन रेंजेस, प्लेटोज और रोलिंग हिल्स का एक विशाल संग्रह शामिल है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी लैंड बेस्ड माउंटेन रेंज बनाता है। पहाड़ों का ये 3700 किलोमीटर हिस्सा ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों और दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड वाटर सोर्स ग्रेट आर्टिजन बेसिन में पानी पहुंचाता है। इसके साथ ही 2234 मीटर्स की ऊंचाई के साथ माउंट कॉजियोस्को ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदियां ईस्टर्न हाईलैंड से निकलती हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ मुख्य रूप से ईस्टर्न हाईलैंड से संबंधित है। ये रीफ 1900 किलोमीटर से अधिक लंबी है और ईस्टर्न कोस्ट से इसकी दूरी 30 से 240 किलोमीटर तक वेरी करती है। इसका निर्माण कोरल्स के स्केलेटन्स के डेपोजिशन के कारण हुआ है। कोरल्स एक तरह के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में गर्म और साफ पानी में पथरीले सी फ्लोर के करीब मौजूद होते हैं। लगभग 400 प्रकार के कोरल्स और 1500 मछलियों की प्रजातियों के साथ ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया में कोरल रीफ्स के लार्जेस्ट कलेक्शन के रूप में प्रसिद्ध है। ग्रेट बैरियर रीफ की इन्हीं विशेषताओं के कारण 1981 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसे शामिल किया गया था। वेस्टर्न प्लेटो और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीच एक एक्सटेंसिव लोलैंड है, जिसे सेंट्रल लोलैंड्स के नाम से जाना जाता है।
ये महाद्वीप के नॉर्थ में गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सदर्न शोर तक फैली हुई है। सेंट्रल लोलैंड्स की एवरेज ऊंचाई 150 मीटर से भी कम है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट इनलैंड लेक, लेक एयर, समुद्र तल से लगभग 12 मीटर नीचे स्थित होने के साथ ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। द मरी एंड द डार्लिंग जैसी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां सेंट्रल लोलैंड्स के सदर्न पार्ट से होकर बहती हैं। इस लोलैंड से बहने वाली सभी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और उनमें से अधिकांश इनलैंड लेक्स में गिरती हैं, और इसी वजह से लेक एयर के आसपास सेंट्रल लोलैंड्स का एक बड़ा हिस्सा इनलैंड ड्रेनेज का क्षेत्र बनता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया लगभग 150 वोल्केनोज का घर है, लेकिन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में हजारों साल से कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। हालांकि मैकडॉनल्ड और हर्ड आइलैंड्स, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से 4100 किलोमीटर की दूरी पर एक्सटर्नल टेरिटरीज हैं, वहां इस महाद्वीप का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, जिसे बिग बेन वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो अधिकांश ऑस्ट्रेलिया सूखा है। हालांकि समुद्र की ओर से चलने वाली विंड्स ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से टकराती है, और इसी वजह से इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। ये रीजन्स गर्मियों में ट्रेड विंड्स और सर्दियों में वेस्टर्लीज से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही नॉर्दर्न रीजन्स में मॉनसून विंड्स की वजह से समर सीजन्स में रेनफॉल देखने को मिलती है, लेकिन ईस्टर्न हाईलैंड्स इन रेन बेयरिंग विंड्स के लिए एक बैरियर के रूप में कार्य करता है, और इसी कारण वेस्ट की ओर रेनफॉल कम होती जाती है। सेंट्रल और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के काफी बड़े हिस्से में बहुत कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के विशाल आंतरिक भाग में हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, और इसे रेन थर्स्टी बोला जाता है। साथ ही अधिकांश पॉपुलेशन ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में केंद्रित है। ऑस्ट्रेलिया का लैंड और क्लाइमेट विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेज और उसके यूटिलाइजेशन को। दोस्तों, हमने अभी तक जाना कि ऑस्ट्रेलिया बहुत लिमिटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के साथ ह्यूमंस के द्वारा बसाया हुआ ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है, पर यह प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स में बहुत ही धनी देश है। पानी की कमी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया आधुनिक तकनीक की मदद से अपने रिसोर्सेज का काफी हद तक उपयोग करने में सक्षम रहा है, और इसीलिए इसे दुनिया के सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में से एक माना जाता है। पर्याप्त वर्षा न होने की वजह से यहां केवल 4% भूमि ही खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। देश के साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्टर्न कोस्टल क्षेत्रों में जहां पर्याप्त वाटर सप्लाई मिलता है, वहां मुख्य रूप से खेती की जाती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है। व्हीट यानी कि गेहूं ऑस्ट्रेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बड़े व्हीट ग्रोइंग स्टेट्स में शामिल हैं। साथ ही क्वींसलैंड में टोबैको, शुगरकेन और कॉटन जैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इसके अलावा इस देश में उगाई जाने वाली दूसरी फूड क्रॉप्स में ओट्स, बार्ली और मेज शामिल हैं। राइस की खेती सिर्फ इरिगेटेड लैंड्स पर की जाती है। ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबे समय तक दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहा। नतीजतन ऑस्ट्रेलिया की कुछ फ्लोरा और फौना अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले फ्लोरा फौना से काफी अलग है। यहां पर कई प्रकार के रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, जो कि मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, पौधों और जानवरों की प्रजातियों में सबसे समृद्ध हैं। इसके अलावा मिड ईस्टर्न रीजन में सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और साउथ ईस्ट और टेस्मेनिया में ब्रॉड लीफ रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। कोआला बेर और यूकेलिप्टस ट्री एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियन जोड़ी बनाते हैं। यूकेलिप्टस एक तरह का एवरग्रीन ट्री है, जिन्हें गम ट्रीज भी कहा जाता है। इनकी कुछ वैरायटीज जैसे कि जारा और कर्री टिम्बर के लिए मुलायम होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला दूसरा कॉमन ट्री है वॉटल। दोस्तों, किसी क्षेत्र में नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वहां होने वाली वर्षा की मात्रा द्वारा नियंत्रित होता है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट्स कोस्ट के करीब और ग्रासलैंड्स सूखे रीजन्स में पाए जाते हैं। पाम, बैम्बू और सीडार जैसे ट्रीज नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा तस्मेनिया और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में यूकेलिप्टस ट्रीज की बहुतायत है। ड्राई एरिड रीजन्स में कैक्टस और थॉर्नी ग्रास जैसे पौधे पाए जाते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की ग्रासलैंड दो प्रकार की है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स नॉर्दर्न रीजन्स में पाए जाते हैं, जिन्हें सवानास के रूप में जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स मरी डार्लिंग बेसिन में पाए जाते हैं, जिन्हें डाउन्स कहा जाता है। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जानवर मार्सुपियल्स होते हैं। मार्सुपियल्स मैमल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसे आमतौर पर पाउच्ड मैमल्स कहा जाता है, क्योंकि उनके पेट के पास एक पाउच होती है जिनमें वो अपने यंग वंस को रखते हैं। कैंगरू, कोआला और वॉलबी इस तरह के जानवरों के जाने माने उदाहरण हैं। इनके अलावा प्लैटिपस नामक एग लेइंग मैमल तस्मेनिया सहित ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहां की महत्वपूर्ण पक्षियों में एमू, कूकाबुर्रा और लायर बर्ड्स शामिल हैं। इन ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स की कई खास विशेषताएं भी हैं, जैसे लायर बर्ड एक बेहतरीन मिमिक है। ये दूसरी बर्ड्स के साउंड्स, ह्यूमन वॉइस और कार इंजन्स जैसी आवाजें निकाल सकता है। इसके अलावा कूकाबुर्रा को उसकी अजीबोगरीब हंसी जैसी आवाज के कारण लाफिंग जैकैस के नाम से जाना जाता है। अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी को समझा। आइए एक नजर डालते हैं यहां के इतिहास पर। किसे इस देश का खोजकर्ता माना जाता है और कैसे ऑस्ट्रेलिया का लिखित इतिहास यहां पर हुए यूरोपियन मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन के साथ शुरू हुआ। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसका नाम उसकी खोज से पहले ही रख दिया गया था। जब यूरोपियंस दुनिया में अलग अलग देशों की खोज कर रहे थे, तब उनके द्वारा खोजे गए सभी देश अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित थे और उनका मानना था कि सदर्न हेमिस्फीयर केवल ओशन से घिरा हुआ है। लेकिन कुछ एंशिएंट साइंटिस्ट्स की धारणा थी कि सदर्न हेमिस्फीयर में एक बड़ा लैंडमास जरूर है और उन्होंने इसका एक काल्पनिक नाम रखा और वो था टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा, जिसका अर्थ था सदर्न रीजन में एक गुप्त या अनजान भूमि। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लास्ट ऑफ लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि एंटार्क्टिका के अलावा यूरोपियंस के द्वारा खोजा जाने वाला ये अंतिम महाद्वीप था। 1642 में दक्षिण की तरफ खोज के लिए पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सप्लोरर एबल टैस्मैन निकले थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में एक आइलैंड की खोज की, जिसे आज के दौर में हम तस्मेनिया के नाम से जानते हैं। इसके कई सालों बाद 19 अप्रैल 1770 को ब्रिटिश एक्सप्लोरर और नेविगेटर कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर पहुंचे। वो पहले यूरोपियन बन गए जिसने ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट लाइन की खोज की थी। डच खोजकर्ताओं के विपरीत जेम्स कुक और उनके साथियों ने जल्द ही महसूस कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर बसना उनके देशवासियों के लिए संभव है। इसका मुख्य कारण वहां का फेवरेबल क्लाइमेट था। ब्रिटिश सरकार, जिसे अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान नॉर्थ अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया था, वो कॉन्विक्ट्स को भेजने के लिए नई जगह की तलाश कर रहे थे। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर पहुंचकर इस एरिया की मैपिंग की और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर ग्रेट ब्रिटेन का दावा कर दिया। 1788 में न्यू साउथ वेल्स में एक पीनल कॉलोनी को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शिप्स की पहली फ्लीट कैप्टन आर्थर फिलिप के कमांड के अंतर्गत सिडनी पहुंची। पीनल कॉलोनी एक तरह का सेटलमेंट था जिसका उपयोग कैदियों को जनरल पॉपुलेशन से अलग करके कहीं दूर रखने के लिए किया जाता था। अक्सर ये कॉलोनी किसी आइलैंड या कॉलोनियल टेरिटरी पर बसाई जाती थी। 26 जनवरी 1788 को सिडनी के पोर्ट जैक्सन में ब्रिटिश द्वारा एक कैंप स्थापित किया गया और संघ का झंडा फहराया गया। यही तारीख आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाने लगी। यूरोपियंस के आने से पहले यहां पर ऑस्ट्रेलियन आदिवासी लोग रहा करते थे। माना जाता है कि हजारों वर्ष पहले इन आदिवासी लोगों ने समुद्र के रास्ते आकर इस आइलैंड को बसाया था। यूरोपियन सेटलमेंट ने आदिवासी सोसाइटी को बुरी तरह से प्रभावित किया। हालांकि शुरुआत में मूल निवासियों ने अंग्रेजों के अतिक्रमण के खिलाफ काफी विरोध किया, लेकिन भूमि पर कब्जा, रिसोर्सेज के लिए संघर्ष, भूखमरी और पॉक्स इन्फ्लुएंजा जैसी नई बीमारियों ने यहां की आदिवासी आबादी को नष्ट कर दिया। नतीजतन आज ऑस्ट्रेलिया की आबादी में मात्र 3% आबादी ही मूल निवासियों की बची हुई है। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने आइलैंड के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना जारी रखा। आने वाले सालों में ज्यादा से ज्यादा कॉन्विक्ट्स को ऑस्ट्रेलिया लाया जाने लगा।
और पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए न्यू साउथ वेल्स से अलग अलग कॉलोनीज कार्व की गई। 1825 में तस्मेनिया, 1836 में साउथ ऑस्ट्रेलिया, 1841 में न्यूजीलैंड, 1851 में विक्टोरिया और 1859 में क्वींसलैंड। इसके साथ ही साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्थापना एक फ्री कॉलोनी के रूप में की गई। ये कभी भी पीनल कॉलोनी का पार्ट नहीं था। 1850 के दशक में ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज गवर्नमेंट एक्ट के तहत न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया कॉलोनीज को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ग्रांट कर दी गई और इस तरह आधुनिक ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स का निर्माण शुरू हुआ। 1850 से लेकर 1860s के बीच गोल्ड रिजर्व्स की खोज और 1890s के दशक में इंडस्ट्रियल स्ट्रगल के कारण यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बसना शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया में रेडिकलिज्म और नेशनलिज्म का एक नया दौर आया। 1901 में ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज ने फेडरलाइज होने का फैसला किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन स्टेट को ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत ब्रिटिश डोमिनियन के रूप में सेल्फ गवर्नमेंट प्रदान की गई। इन 6 कॉलोनीज के फेडरेशन ने कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया को जन्म दिया और इसके साथ ही 1 जनवरी 1901 को गवर्नर जनरल लॉर्ड होपटन द्वारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की घोषणा के साथ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया अस्तित्व में आया। आइए अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल सिस्टम को। पॉलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इनमें 6 स्टेट्स और 10 टेरिटरीज शामिल हैं, जिसमें 3 ऑनशोर और 7 ऑफशोर टेरिटरीज में आते हैं। लगभग 26 मिलियन की आबादी के साथ ऑस्ट्रेलिया एक अर्बनाइज्ड देश है। कैनबरा शहर इस देश की राजधानी है, जबकि इसका सबसे अत्यधिक आबादी वाला शहर और फाइनेंशियल सेंटर सिडनी है। अगले 4 सबसे बड़े शहर मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान सुप्रीम लॉ है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ स्टेट्स के साथ अपने संबंधों का संचालन करती है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1900 17 सितंबर 1900 को घोषित किया गया था और 1 जनवरी 1901 से लागू हुआ। हालांकि इस संविधान को मूल रूप से ब्रिटेन की संसद के एक अधिनियम द्वारा कानूनी बल दिया गया, लेकिन 1986 के ऑस्ट्रेलियन एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव करने के लिए ब्रिटेन पार्लियामेंट की पावर को खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन और यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम से मिलकर बनी है। यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट 3 ब्रांचेस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बटी हुई है। इसके साथ ही ब्रिटेन का मॉनर्क ऑस्ट्रेलिया का भी मॉनर्क कहलाता है और वर्तमान में किंग चार्ल्स III ऑस्ट्रेलिया के राजा और हेड ऑफ स्टेट के रूप में शासन कर रहे हैं और फेडरल लेवल पर गवर्नर जनरल द्वारा और स्टेट लेवल पर गवर्नर्स द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। गवर्नर जनरल को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में एंटनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का पद संभाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिकल राइट्स, डेमोक्रेसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक फ्रीडम और सेफ्टी के मामलों में दुनिया में सबसे ऊपर है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया एक हाई इनकम इकोनॉमी वाला हाईली डेवलप्ड कंट्री है। तो आइए नजर डालते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था पर। इकोनॉमी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में से एक है। यहां की हाई इनकम मिक्स्ड इकोनॉमी नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट, आयरन ओर, लिथियम, गोल्ड, लेड, डायमंड, यूरेनियम और जिंक जैसी कई मिनरल्स का दुनिया भर में लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया शीप और कैटल रेयरिंग में भी आगे है। 90% से ज्यादा वुल एक्सपोर्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया वुल एक्सपोर्ट में दुनिया भर में प्रथम स्थान पर आता है। एग्रीकल्चरल और एनिमल रॉ मटेरियल से और भी कई उत्पाद बनाए जाते हैं। इनमें कॉटन, चीज, पाउडर्ड मिल्क, मीट एटसेट्रा शामिल हैं। अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में स्थित हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस और रिन्यूएबल रिसोर्सेज शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास का मुख्य कारण ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रहा है। यहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज पोर्ट्स के पास स्थित हैं। इसके साथ ही ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज और कॉमनवेल्थ रोड हाईवेज होने से ट्रेड और ट्रांसपोर्ट आसान था, जिसने इकोनॉमी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। वर्तमान में 2022 तक
ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में 9th हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम के साथ 14th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस देश में हाई लेवल की कंपेटिटिवनेस और इकोनॉमिक फ्रीडम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर ऑस्ट्रेलिया 5th रैंक पर है। इसके साथ ही 2022 तक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में 12th और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट में 19th रैंक पर है। कंक्लूजन। दोस्तों, ये थी कहानी ऑस्ट्रेलिया की, जो दुनिया के सबसे एथनिकली डाइवर्स नेशंस में से एक है। ये एक लंबे इतिहास, समृद्ध इकोनॉमी और खूबसूरत लैंडस्केप से भरा विशाल द्वीप है। यहाँ की यूनिक वाइल्ड लाइफ दुनिया भर से टूरिस्ट के लिए भी एक अट्रैक्शन का काम करती है। क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।